जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ व आनंद होंगे। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया था। आज हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 11 की बात करेंगे। तो चलिए जानते हैं क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है कि उस चक्रीय चतुर्भुज ABCD के कोण ज्ञात कीजिए जिसमें एंगल A बराबर 4x + 20 डिग्री, एंगल B इक्वल टू 3x - 5 डिग्री, एंगल C इक्वल टू 4y डिग्री तथा एंगल D इक्वल टू 7y + 5 डिग्री है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप एक बनाएंगे चक्रीय चतुर्भुज। क्या बनाएंगे? एक चक्रीय चतुर्भुज बनाएंगे। और चक्रीय चतुर्भुज में जो कोणों के मान दिए गए हैं उसको नोट कर देंगे। ये ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज हो गया। A का मान इसमें दिया गया है 4x + 20 डिग्री, B का मान इसमें दिया गया है 3x - 5 डिग्री, C का मान इसमें दिया गया है 4y डिग्री और जो D है इसका मान दिया गया है 7y + 5 डिग्री। अब ये मान हमने रख दिए। फिर आपको पता है कि जो चक्रीय चतुर्भुज होता है इसके जो आमने सामने के कोण होते हैं संपूरक होते हैं, अर्थात इन कोणों के जो योगफल होता है, इन कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी एक लाइन हम पहले लिखेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज में आमने सामने के कोणों का योग या सम्मुख कोणों को, आमने सामने को हम एक लाइन में क्या लिख देंगे? सम्मुख कोण। तो चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग कितना होता है? तो सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है। चक्रीय चतुर्भुज में सम्मुख कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात एंगल A प्लस एंगल C जो आपका है, एंगल A और एंगल C जो है ये कितना हो जाएगा? ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। फिर एंगल B और एंगल D को अगर जोड़ दें तो ये 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आपका ये एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री है, इसकी वैल्यू हम रखते हैं या आप यहीं पे लिख दें तथा एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री। यहीं पे आपने लिख दिया कि एंगल A और एंगल C जो सम्मुख कोण है इनका योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। और जो एंगल B प्लस एंगल D है इसका भी योगफल कितना होगा? 180 डिग्री होगा। अगर हम इन चारों कोणों की बात करें, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, तो इसका योगफल 360 डिग्री के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के बराबर होगा। तो इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। अब लिखेंगे समीकरण 1 से। सबसे पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में जो A की वैल्यू है वो कितनी दी गई है? तो समीकरण A में 1 की वैल्यू दी गई है, 1 में 1 की वैल्यू दी गई है 4x + 20 डिग्री प्लस एंगल C की वैल्यू कितनी है? 4y डिग्री है इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो जाएगा 4x + 20 डिग्री प्लस 4y बराबर 180 डिग्री। ये हो जाएगा 4x + 4y बराबर 180 - 20 डिग्री। यानी 180 डिग्री से कितना घट जाएगा? 20 डिग्री घट जाएगा। फिर इसके बाद में क्या आएगा? यह आएगा 4x + 4y बराबर 180 से 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 160 डिग्री। यहाँ कॉमन नजर आ रहा है 4, बचेगा x + y इक्वल टू 160 डिग्री। तो जो इनटू में होता है इक्वल टू के दूसरी साइड में वो बटे में चला जाता है। यानी इसे हम लिख सकते हैं x + y इक्वल टू 160 डिग्री अपॉन 4। इससे काटेंगे 4 4 जा 60 और 0, यानी x + y की वैल्यू क्या आ जाएगी? x + y की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री। इसे हम मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। इसे क्या मानेंगे? इसे मानेंगे इक्वेशन नंबर 3। इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर इसके बाद में दूसरी इक्वेशंस को बनाएंगे एंगल B प्लस एंगल D की सहायता से।
अब लिखेंगे समीकरण 2 से, क्या लिखेंगे? अब लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 2 से समीकरण 2 में b की वैल्यू कितनी दी गई है? b की वैल्यू है 3x माइनस 5 डिग्री, 3x माइनस 5 डिग्री प्लस एंगल d की वैल्यू कितनी दी गई है? 7y प्लस 5 डिग्री। इसका योगफल भी कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। इसे आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा 3x माइनस 5 डिग्री प्लस 7y प्लस 5 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 5 डिग्री माइनस 5 डिग्री कट जाएगा, तो ये आएगा 3x माइनस 7y इक्वल टू 180 डिग्री। इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर 4। क्या मानेंगे? इक्वेशन नंबर 4 मानेंगे। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 की कंपेयर करना है, तो यहाँ पे देखना है कि x है, यहाँ पे 3x है, यानी अगर हम इक्वेशन 3 में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3x यहाँ भी आ जाएगा, 3x यहाँ भी आ जाएगा। चूंकि दोनों के साइन सेम है, इसलिए इक्वेशन 4 से इक्वेशन 3 को क्या करना है? माइनस करना है, घटाना है। घटाने पर क्या होगा? साइन में परिवर्तन हो जाता है और प्लस माइनस कट जाएगा। दूसरी कंडीशन आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे प्लस y है, यहाँ पे भी 7y प्लस का है, यानी अगर हम इक्वेशन 3 में 7 से मल्टीप्लाई कर दें तो 7y ये भी हो जाएगा और 7y ये पहले से है, फिर दोनों इक्वेशंस को हम माइनस कर देंगे तो y वाला पद कट जाएगा। y के पद का मान, जब y का पद कट जाएगा तो इस तरीके से हम x की एक वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू को आप किसी भी समीकरण में पुट करके y की वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 3 में, समीकरण 3 में 3 से गुणा करके 3 से गुणा करके समीकरण 4 के साथ घटाने पर, समीकरण 4 के साथ घटाने पर, समीकरण 3 में क्या करना है? 3 से गुणा करना है, तो आएगा 3x प्लस 3y बराबर 3 0 3 चौको 12 यानी 120 डिग्री। फिर जो आपकी समीकरण 4 डिग्री है उसे नोट कर लेंगे, 3x प्लस 7y इक्वल टू 180 डिग्री। क्या करना है? घटाना है। तो घटाने पर जो साइन होता है वो बदल जाता है, तो प्लस 3x माइनस 3x कट जाएगा, 3y से 7y जाएगा तो माइनस का 4y इक्वल टू 120 से 180 माइनस होगा, आएगा 6 बचेगा। ये क्या बचेगा? 6 बचेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और इससे जब आप 4 डिग्री से इसको काटेंगे, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये आएगा माइनस का 15 प्लस का 15 डिग्री आएगा। कितना आएगा? प्लस का 15 डिग्री आएगा, क्योंकि माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। 4 से 60 को काटेंगे तो कितना आएगा? 50 डिग्री आएगा। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में हम y के इस मान को रख करके x के मान को निकाल सकते हैं। तो y के इस मान को इक्वेशन नंबर अगर 4 में रख दें या 3 में रख दें, किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो x का जो मान है वो आपका निकल आएगा। तो लिखेंगे कि y डिग्री के इस मान को या y के इस मान को समीकरण 4 में रखने पर, क्योंकि समीकरण 4 यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो लिखेंगे y के इस मान को समीकरण 4 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 4 में रखने पर तो ये हो जाएगा 3x प्लस 7, y के स्थान पर क्या रखना है? y के स्थान पर 15 रखना है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 3x प्लस 15 का 7 से मल्टीप्लाई 105 हो जाएगा, इक्वल टू ये आएगा 180 डिग्री। 3x इक्वल टू 180 से माइनस हो जाएगा 105, 3x इक्वल टू ये कितना बचेगा? ये आएगा 75। ये कितना आएगा? ये आएगा 75
और 75 को जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो 75 के अपान में क्या चला जाएगा, 3 चला जाएगा, क्योंकि जो इनटू में होता है वो इक्वल टू के दूसरी साइड में अपान में चला जाता है। 3 से 75 को हम काटेंगे तो आएगा 3 2 जा 6, 1 बचेगा, 3 5 जा 15, यानी x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 25। x की वैल्यू कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 25 और y की वैल्यू कितनी आई है, 15 आई है। अब x और y के इस मान को आप एंगलों में रखेंगे, जो आपका एंगल A है, एंगल B है, एंगल C है, इन सब में रख करके इन कोणों के मान को, इन एंगल्स के मान को आप निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे x तथा y के इस मान को, x तथा y के इस मान को चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों में रखकर उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। x तथा y के इस मान को चक्रीय चतुर्भुज के चारों कोणों में रख करके उनके मान ज्ञात कर सकते हैं। तो एंगल A बराबर कितना है, यह है 4x, x के स्थान पर रखना है 25 प्लस 20, तो x का मान कितना निकल आएगा, A का मान कितना निकल आएगा, ये हो जाएगा 25 का 4 से मल्टीप्लाई 100 प्लस 20, यानी ये एंगल A आ जाएगा 120, कितना आ जाएगा 120 डिग्री, ये एंगल A की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से अब एंगल B की वैल्यू को निकालेंगे। एंगल B की वैल्यू क्या दी गई है, एंगल B का मान दिया गया था 3x माइनस 5 डिग्री, 3x माइनस 5 डिग्री। तो एंगल B बराबर हो जाएगा 3x, x के स्थान पर वैल्यू रखना है 25 माइनस का 5, तो एंगल B आएगा 25 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 75 माइनस 5, तो एंगल B की वैल्यू आ जाएगी 70 डिग्री। एंगल B का मान कितना आएगा, एंगल B का मान आ जाएगा 70 डिग्री। इसी प्रकार एंगल C इक्वल टू दिया गया है 4y डिग्री, तो यहाँ पे एंगल C इक्वल टू 4 इंटू वाई, वाई की वैल्यू निकली थी 15 डिग्री, कितनी निकली थी 15, तो एंगल C की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 का 4 से मल्टीप्लाई 60 डिग्री, एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। फिर इसी तरीके से हम एंगल D की वैल्यू निकालेंगे। एंगल D की वैल्यू क्या दी गई है, एंगल D है 7y प्लस 5, एंगल D की वैल्यू है 7y प्लस 5, तो एंगल D बराबर हो जाएगा 7y, y की वैल्यू है 15 प्लस 5, ये आएगा 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 105 प्लस 5, तो एंगल D की वैल्यू हो जाएगी 110, एंगल D की वैल्यू हो जाएगी 110 डिग्री। तो इस तरीके से इस चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों कोण हैं उनका मान ज्ञात हो गया। एंगल A की वैल्यू निकली 120 डिग्री, एंगल B की वैल्यू निकली 70 डिग्री, एंगल C की वैल्यू निकली 60 डिग्री और एंगल D की वैल्यू निकली है 110 डिग्री। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। तो चक्रीय चतुर्भुज के जो सम्मुख कोण होते हैं उनका योग 180 डिग्री होता है, इसको आपको याद रखना है और इसी की सहायता से आप दो इक्वेशन बनाएंगे। एंगल A प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू 180 डिग्री, और इसी को आगे सॉल्व करेंगे तो x और y के मान निकलेंगे, दो रैखिक समीकरणें बन जाएंगी और उससे x और y के मान जब निकलेंगे तो उनको हम विभिन्न कोणों में x और y के स्थान पर रख करके एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D के मान को निकाल सकते हैं। अब इसे आप नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया जाए। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। क्वेश्चन नंबर 12 में दो रैखिक समीकरण निकाय दिया गया है और उससे पूछा गया है कि k का कौन सा मान होगा जिसके लिए इस रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं क्या समीकरणें दी गई हैं।
क्वेश्चन है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। पहली इक्वेशन है 3k + 1 × x + 3y - 2 = 0 और इसकी दूसरी इक्वेशन है k² + 1 × x + k - 2 × y - 5 = 0। तो सबसे पहले जो आपकी समीकरण 1 है इसकी कंपेयर करना है a1x + b1y + c1 = 0 से। फिर उसके बाद में यहाँ से a1 a2 और a1 b1 और c1 के मान को निकाल लेंगे। फिर समीकरण 2 की कंपेयर करना है a2x + b2y + c2 = 0। यहाँ से हमको a2 b2 और c2 के मान को निकाल करके जो रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होता है उसका जो प्रतिबंध होता है, उसका जो फार्मूला होता है, उसमें इनके मान को रख करके हल करेंगे तो आपका k का मान निकल आएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे कि सर्वप्रथम समीकरण 1 की तुलना a1x + b1y + c1 = 0 से करने पर तो a1 जो है वो पहली समीकरण का जो x का गुणांक है वो a1 कहलाता है, यानी 3k + 1 है। फिर b1 पहली समीकरण का y का गुणांक b1 कहलाता है। c1 पहली समीकरण का जो अंतिम अचर पद होता है वो c1 कहलाता है। इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना किससे करना है? समीकरण 2 की तुलना आप यहाँ लिख देंगे इसी प्रकार समीकरण 2 की तुलना a2x + b2y + c2 = 0 से करने पर a2 क्या निकलेगा? a2 निकलेगा पहली समीकरण का x का गुणांक k² + 1। b2 क्या निकलेगा? पहली समीकरण का जो y का गुणांक है वो आपका b2 कहलाता है, k - 2। c2 क्या है? c2 निकलेगा -5। अब रैखिक समीकरण निकाय का जो कोई हल नहीं होता है उसका प्रतिबंध क्या होता है? तो लिखेंगे रैखिक समीकरण निकाय के कोई हल ना रखने का प्रतिबंध, ये होता है फार्मूला a1/a2 = b1/b2 and c1 is not equal to b1 and b2 is not equal to c1/c2। यानी a1 और a2 का जो अनुपात है वो b1 और b2 के अनुपात के बराबर होगा, लेकिन इसका मान c1 और c2 के अनुपात के बराबर नहीं होगा। यहाँ से हम वैल्यू रख देंगे। a1 का मान दिया गया है 3k + 1, a2 का मान दिया गया है k² + 1, ये बराबर होगा b1 का मान है 3 और b2 का मान कितना दिया गया है? b2 का मान दिया गया है k - 2 और ये बराबर नहीं होगा। c1 का मान -2 है, c2 का मान -5 है, माइनस से माइनस आपका कट जाएगा। इतना नोट कर लीजिए, फिर इसके बाद में इसको आगे सॉल्व किया जाए। अब इसके बाद में ये हो जाएगा 3k + 1, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 3k + 1 अपॉन k² + 1 इक्वल टू 3/k - 2 तथा जो b1 और b2 है 3/k - 2 ये बराबर नहीं होगा 2/5, यानी k का ये मान नहीं होगा। और जो आपका पहला पद है इसको हल करने पर जो k का मान आएगा उसके लिए इस रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो इसमें हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आएगा 3k + 1, इसका गुणा हो जाएगा k - 2 से, 3 का गुणा होगा k² + 1 से,
3k का k से हो जाएगा 3k², 3k का -2 से हो जाएगा माइनस का 6k, +1 का k से हो जाएगा प्लस का k, +1 का -2 से हो जाएगा -2, इक्वल टू 3 का k² से हो जाएगा 3k², +3 का 1 से 3। अब जो ये पद आपका है इसको इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाना है, तो ये आएगा 3k² -6k से 1k माइनस हो जाएगा तो माइनस का 5k, माइनस का 2, ये इधर आएगा तो माइनस का 3k² +3 इधर आएगा तो -3 इक्वल टू 0, 3k² प्लस का -3k² कट जाएगा, -5k से -5k ये आपका बचेगा यहाँ पे, -2 -3 को ऐड करेंगे -5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर हम k की वैल्यू निकालें तो ये माइनस इधर आएगा तो +5 हो जाएगा, k इक्वल टू हो जाएगा 5/-5, 5 से 5 कट जाएगा, यानी k का मान क्या निकलेगा, k का मान -1 निकल आएगा। k का मान क्या निकलेगा, k का मान -1 निकल आएगा। अब दूसरी जो समीकरण हमारी दी गई है इसको हम सॉल्व करेंगे। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 3 जा 15 इक्वल टू 2k -2 2 जा 4, इसको इधर लेके आएंगे तो 15, ये माइनस का इधर आएगा प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 2k, 19 इक्वल टू 2k, ये इक्वल टू के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी k इक्वल टू -19/2, k का ये मान आ जाएगा जो इसके बराबर नहीं होना चाहिए, यानी k का मान अगर -1 हो जाए तो इस रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। तो आपको अंत में लिखना है कि अतः k बराबर -1 पर, k बराबर -1 के लिए दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, यानी अगर k बराबर -1 हो तो दिए गए रैखिक समीकरण निकाय का कोई हल नहीं होगा। अब इसे आप लोग नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की। तो अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 आयु पर आधारित प्रश्न है, तो चलिए जानते हैं क्या आपका क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कहा गया है 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। 2 वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक थी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको ये मानना होता है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। फिर उसी हिसाब से आपको क्वेश्चन की कंडीशंस को पूरे करते हुए इक्वेशंस को बनाना है और फिर आगे उस इक्वेशंस को सॉल्व करके x और y के मान को निकाल करके पिता और पुत्र की आयु का पता चल जाता है। तो सबसे पहले हम इसमें लिखेंगे, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष तथा पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। तो सबसे पहली बात इसमें क्या कही गई है, 2 वर्ष पहले एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 5 गुनी थी। तो 2 वर्ष पहले यानी 2 वर्ष ये पिता की आयु में घट जाएंगे तो 2 वर्ष पुत्र की आयु में भी घटेगा। तो कहा गया है कि 2 वर्ष पहले जो पिता की आयु है वो पुत्र की आयु के 5 गुना थी। तो 2 वर्ष अगर हम पिता की आयु में घटाएंगे तो पुत्र की आयु में भी घटेगा। फिर पिता की आयु को, जो पुत्र की आयु है वो 5 गुनी थी तो 5 से गुणा कर देंगे पुत्र की आयु में। ये आपकी बन जाएगी पहली इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे फिर आप बना लोगे इससे पहली इक्वेशंस, यानी ये हो जाएगा x - 2 बराबर 5 का y से गुणा 5y हो जाएगा, माइनस 5 दूना 10 हो जाएगा। y वाले पद को हम उधर ले जाएंगे और जो संख्या है उसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड में लाएंगे। तो ये हो जाएगी x माइनस का 5y इक्वल टू -10, ये -2 है, ये इधर आएगा तो +2 हो जाएगा। ये बचेगा x - 5y इक्वल टू माइनस का 8। बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा रहे हैं तो बड़ी संख्या में जब माइनस का साइन है, बड़ी संख्या में अगर प्लस का साइन होता है तो उसको लगाते हैं, अगर माइनस का साइन है तो
माइनस का साइन लगेगा। तो -10 से प्लस का 2 घटेगा तो कितना आएगा, -8 आएगा। अब इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसे क्या मानेंगे, इसे मानेंगे समीकरण नंबर 1। अब जो दूसरी बात इसमें कही गई है वो क्या कहा गया है, दूसरी बात इसमें कही गई है कि 2 वर्ष बाद, तो 2 वर्ष पिता की आयु में भी जुड़ जाएगा और 2 वर्ष पुत्र की आयु में भी जुड़ जाएगा। पुत्र की आयु को आपने y माना है, तो 2 वर्ष बाद, यानी अगर घटेगा तो दोनों ही साइड में घटेगा, अगर जुड़ेगा तो दोनों साइड में जुड़ेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। तो 2 वर्ष बाद फिर उसकी आयु यानी पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के, ये पुत्र की आयु हो गई है, इससे 3 गुने से 8 अधिक थी। 2 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु के 3 गुने से 8 अधिक थी। तो 3 गुने से कितना अधिक हो गई, 8 अधिक हो गई है। अब इससे हम इसको सॉल्व करेंगे और दूसरी एक इक्वेशन बनाएंगे, फिर समीकरण 1 और 2 की कंपेयर करेंगे और यहाँ से x और y का मान निकल आएगा। तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 3 का गुणा करेंगे 3y प्लस 3 दूना 6 प्लस 8, तो ये हो जाएगा x + 2 बराबर 3y प्लस 8 6, ये 14 हो जाएगा। इसको उधर ले जाएंगे, 2 इधर लाएंगे तो आएगा x - 3y बराबर 14 - 2, ये प्लस का 2 है, इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, यानी x - 3y बराबर 12। इसे हम बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। इसे क्या बनाएंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड बनाएंगे। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 की कंपेयर करेंगे, तो यहाँ भी x जो है वो प्लस का है, यहाँ भी x प्लस का है, यानी समीकरण 1 से समीकरण 2 को अगर हम माइनस कर दें तो x का जो मान है वो कट जाएगा और इस तरीके से जो y का मान निकल आएगा, y का मान जो है वो पुत्र की वर्तमान आयु है। फिर उस y के मान को हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में या इक्वेशन सेकंड में, तो वहां से आपका जो x का मान है वो भी निकल आएगा और इस तरीके से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे समीकरण 1 और 2 को कंपेयर किया जाए, सॉल्व किया जाए। तो अब इसमें हम लिखेंगे कि समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर समीकरण 1 लिखेंगे x - 5y = -8, समीकरण 2 लिखेंगे x - 3y बराबर 12। घटाने पर जो साइन होता है वो परिवर्तित हो जाता है, -x + x ये आपका कट जाएगा, माइनस का 5y से प्लस का 3y जाएगा तो माइनस का 2y बचेगा, माइनस के 8 में माइनस का 12 जोड़ेंगे तो आएगा माइनस का 20, y का मान निकालेंगे तो -20 बटे माइनस का 2, गुणे वाली संख्या बराबर के दूसरी साइड में अपॉन में चली जाती है, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दाम 20 ये कट जाएगा, y का मान निकल आएगा 10। अब y के इस मान को हम समीकरण 1 में या समीकरण 2 कहीं भी रख सकते हैं, इस तरीके से आपका जो x का मान है वो भी निकल आएगा। तो लिखेंगे कि y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, y के इस मान को, y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर, y के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, तो ये आ जाएगा x - 3, y के स्थान पर क्या रखना है 10 रखना है, = 12, तो ये आएगा x माइनस का 3 10 जा 30 = 12, तो x = 12 ये धनात्मक ही है, ये माइनस का 30 = के दूसरी साइड में जाएगा तो ये भी प्लस का हो जाएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 42 आ जाएगी, y की वैल्यू क्या निकली है ये 10 निकली है। तो x को आपने माना था कि पिता की वर्तमान आयु और y को माना था आपने पुत्र की वर्तमान आयु, तो आप लिखेंगे अतः पिता की वर्तमान आयु, पिता की वर्तमान आयु
यानी x बराबर ये निकला 42 वर्ष। कितना निकला? 42 वर्ष। तथा पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु जिसे आपने माना है y, ये कितना निकलेगा? तो ये निकल आएगा 10 वर्ष। तो पिता की आयु आ गई 42 वर्ष, पुत्र की आयु आ गई 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो जाएगा, पिता की आयु 42 और पुत्र की आयु 10 वर्ष। इसे अब आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से सॉल्व कर लिया। इसके आगे क्लासेस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को शुरू करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।